नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे ओम्स लॉ, ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर एंड सर्किट एंड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे। तो आइए ओम्स लॉ देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। Ohm's law state that under given physical condition of temperature, pressure and humidity, the current in a given conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor। ये हमारा है ओम्स लॉ कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अगर चेंज नहीं होती है तो किसी कंडक्टर या वायर के एंड पर जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसके एंड पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो यहाँ पे बैटरी या सेल लगा दें तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कब? जब फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी हो। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर जो मेटल्स होते हैं तो वो जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखें कि ए और बी एक वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। जब हम इसके एंड पर वी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो देन कि इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the end A and B of the conductors and I is the current flowing through the conductor, then according to Ohm's law, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V जो होगा हमारा I के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब V इक्वल टू IR इस तरह से लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमारा होता है रेजिस्टेंस के इक्वल। तो ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस में अंतर यह होता है कि V अपॉन I हमारा जब कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, और जब V अपॉन I इक्वल टू R है तो लिखेंगे तो यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, V अपॉन I का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ये रेजिस्टेंस ही होता है। ये जब कांस्टेंट है तो इसको हम बोलेंगे ओम्स लॉ। और जब ये R इक्वल, जब R हमारा वैरी करने लगेगा तब यही कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में यहाँ पे तो हम ये लिखेंगे कि V अपॉन I हमारा कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है, ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। अब डेरिवेशन हम देख लेते हैं ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ओम्स लॉ को हम डिराइव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था हमारा, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जब हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं तो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे रैंडम मोशन करते हैं, और ये रैंडम मोशन इतना अधिक होता है कि ये इनकी जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी एनी डायरेक्शन, ये शुड बी जीरो, तो वो होती है जीरो। लेकिन जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कि एक
नियत कहें कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगते हैं। और ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का। तो यहाँ पे आते हैं कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम is n. When V potential is applied current in the conductor is I. अगर हमने V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया इस तरह से, तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मोशन करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारी करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के ओर फ्लो होने लगी या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये देखें कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये एंड हमारा नेगेटिव है, ये एंड पॉजिटिव है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मूव करने लगते हैं। और मूव करते हैं तो इनके बीच हैवी पॉजिटिव फिक्स्ड आयन भी होते हैं और आयन से वो जो होते हैं कि इलास्टिक कोलिजन करते हैं और इलास्टिक कोलिजन करने से अपनी जो एसिलेशन जो कोलिजन है वो दो कोलिजन के बीच में जो उन्होंने एसिलेशन गेन किया वो सडनली लॉस कर जाते हैं, फिर अगेन उनकी नई मोशन शुरू होती है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और करंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करने लगते हैं, जब तक कि ये सेल या बैटरी इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेगी तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से लिखते हैं। पहली चीज तो ये हो गया कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर लगता है फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई फ्री चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वो फोर्स हमारा होता है QE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है तो हम ये ले लेंगे E। अगर यही वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में वेक्टर फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में तब यहाँ पे हम निगेटिव कर देंगे। अगर ऐसे लिखते हैं तो F इक्वल टू E इंटू E, यानी फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उन पर लगता है फोर्स और जहां फोर्स है वहां एक्सीलरेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जहां फोर्स है वहां पे एक्सीलरेशन है। तो ये इक्वल टू F अपॉन M। F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमको मिलेगा और E। अब अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को मान लें कि L है, ये हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ को L मान लें तो जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो V ये जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू होगा V अपॉन L, ये हमको मिलेगा। तो E की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V अपॉन L, तो ये हमको मिला EV अपॉन ML। ये हो गया हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है कि पहली तो एवरेज वेलोसिटी इसका 0 था, लेकिन ये दो कॉलिजन अगर यहाँ पे है, एक यहाँ पे हैवी पॉजिटिव फिक्स आयन है, यहाँ पे हैवी पॉजिटिव फिक्स, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और इसे कोलाइड किया फिर इसमें, तो सिर्फ इसी में दो कोलिजन टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच ही एक्सीलरेशन होता है। फिर ये किसी हैवी पॉजिटिव फिक्स्ड आयन से फिर कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये हमारा जो कोलिजन होगा वो एक्सीलरेशन क्या करेगा, फिर लॉस कर देगा, जो एक्सीलरेशन गेन किया होता है लॉस कर देता है, फिर नई स्पीड से फिर चलता है। इस तरह से चलेगा हमारा। अब यहाँ पे जो हमको मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd इक्वल टू A इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा ये इस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले तो इनकी थर्मल वेलोसिटी हम लेते हैं, थर्मल एनर्जी के कारण जो रैंडम मोशन था वो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे n अगर नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये लिया जाता है, और प्लस यहाँ पे एसिलेशन हमने ये लिया, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ n अपॉन n कर दिया। अब ये जो थर्मल रेंडम मोशन था वो होता है 0, तो इसको 0 करेंगे, और ये हमारा होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको मिलती है 0 प्लस ए टाउ, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लिया वी डी इक्वल टू, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ इस तरह से ए टाउ। अब इसको स्मॉल लिखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जा रहा है, ये भी चलिए यहाँ पे ये लगा हुआ है तो इससे कंफ्यूजन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल चुकी है, अब निकाल लेते हैं हम लोग वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अब यहाँ से दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें क्या करते हैं कि ये रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामों के लिए। तो क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन इस तरह से, पहले तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट काफी कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और वो इंजीनियरिंग या जो जेई है चाहे नीट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया तो आपसे देखिए कि जैसे जनरली कहा जाता है कि ओम्स लॉ को डिराइव करिए, तो ओम्स लॉ को डेरिवेशन सब लोग पढ़े रहते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं होता है, जनरली सब लोग बता देते हैं। लेकिन जब यही बात कह दिया जाए कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पे पढ़े तो होते हैं स्टूडेंट, बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बुक में सेपरेट तो दिया नहीं रहता है और क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को रीड करें कि ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। तो ये हमको मिला। अब आते हैं हम टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और ये एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का होता है। अब हमारे पास आते रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अलग से एक टॉपिक भी देखे थे और वो हम लोग का निकला था आई इक्वल टू एन ई ए और वी डी। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आई है हमारी करंट। तो इसको हम यहाँ से वी डी कैलकुलेट करें या सबको एक्सप्लेन कर लें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारा है। सेकंड है चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले सकते हैं, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आई इक्वल टू, अब वी डी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आई और आई को ई और ई को मल्टीप्लाई करें तो ई स्क्वायर होगा, देन हमको इस तरह से मिलेगा आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम और ए बाई एल। हमको निकालना है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। तो अब इस v को यहीं पे रहने दें, i को इसको नीचे ले आते हैं, और बाकी जितने भी क्वांटिटी हम सब इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो देन हमको मिलेगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। यही हमारा होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है, और ये लिखते हैं आर के इक्वल होता है, और ये ओम्स लॉ डिराइव हुआ इस तरह से आपका v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। तो v अपॉन आई आर रेजिस्टेंस का है, और आर की वैल्यू मिली हमको, आर इक्वल टू मिला एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ और एल बाई ए। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट। रेजिस्टिविटी का भी कंसेप्ट हमने बता रखा है, ये रो होता है एल बाई ए। तो ये हमको मिला,
यल बाई ए है, तो आर हमको मिल गया इस तरह से, आर इक्वल टू रो यल बाई ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म को किस रूप में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ यल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये तो पहले भी देख कर चले थे, लेकिन यहाँ पे एक कंडक्टर है हमारे पास, और ये हमने सपोज कर लिया कि इसके एंड पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और ये यल लेंथ का है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो हमको क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इनसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी जे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के किसी एनी पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और करंट डेंसिटी है, ये हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। ई इक्वल टू वी बाई यल होता है, और यहाँ से v को हम फाइंड करें तो v इक्वल टू होगा E इंटू यल, और जे करंट डेंसिटी I अपन ए, तो I को यहाँ से फाइंड करें तो जे इंटू ए मिलेगा। अब इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम कहता है कि V अपन I इक्वल टू आर या V इक्वल टू I इंटू आर, ये हमको मिलता है। अब I की वैल्यू R की वैल्यू हम ले लेते हैं, R इक्वल टू रो यल बाई ये होता है, तो V अपन I इक्वल टू आर, तो V इक्वल टू आई आर ये मिला। अब इतना हमको मालूम है कि रो अभी तो हम लोग फाइंड किए हैं कि रो यल बाई ए, आर इक्वल टू रो यल बाई ये होता है, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे v इक्वल टू, देखें इस इक्वेशन में r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो v इक्वल टू आई, और यह r की जगह पर हमने लिखा रो यल बाई ए। अब v की वैल्यू रखते हैं, v इक्वल टू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन मिला था E इंटू यल, और I की वैल्यू मिला था J इंटू ए। यहाँ से A से A कैंसिल आउट होगा, यल से यल कैंसिल आउट होगा, तो E इक्वल टू मिलेगा J इंटू रो, और रो रेजिस्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, या रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा। ये हमारी कंडक्टिविटी होती है, तो रो की जगह पर हम 1 अपॉन सिग्मा लिख दे सकते हैं। तो बट सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल टू जे बाई सिग्मा। यहाँ पे रो को हमने हटा दिया तो जे बाई सिग्मा हो गया। तो अब यहाँ पे E इक्वल टू जे बाई सिग्मा, सिग्मा को हम मल्टीप्लाई कर इस तरफ मल्टीप्लाई, तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ये। जे हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी और E हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पहले देखें, उससे पहले ओम्स लॉ के कंसेप्ट को देख लें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल अप्लाई करें तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर और कंडक्टर इज नॉट चेंज। फिजिकल कंडीशन हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल नहीं होता है कि हर समय हर कंडक्टर के लिए चेंज हो जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं ओम्स लॉ जो होता है यूनिवर्सल नहीं होता है। सेकेंड है VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो VI ग्राफ अगर हम बनाते हैं V और I में ग्राफ, तो हमको मिलता है स्ट्रेट लाइन, और वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे V और I के ग्राफ है, तो V और I में तो ये ओरिजिन से पास होगी, और ये जनरली स्ट्रेट लाइन होगी। अब अगर हम I और V के बीच ग्राफ खींचे तो हमको ये मिलेगा।
वो भी इस कंडीशन में भी हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी और ओरिजिन से ही पास होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जो कंपटीशन में कंफ्यूज कर देता है। आप ये देखें कि वी और आई किस एक्सिस पर रखे गए हैं। तो इस जगह पर जो फर्स्ट फिगर है हमारा, यहाँ पे अगर स्लोप हम फाइंड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा v अपन आई, और ये होगा r के इक्वल यहां से इस कंडीशन में। तो अब ये देखें कि यहां से अगर हम इसको इस तरह से ड्रा कर लें तो ये हमको मिल जाएगा v परपेंडिकुलर, और ये आपका इस तरह से ले लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा, तो v अपन आई। लेकिन यहाँ पे उल्टा निकल कर आएगा, यहाँ पे अगर tan थीटा को हम फाइंड करेंगे तो आई अपन v मिलकर आएगा। तो दोनों फिगर तो सेम है, ओम्स लॉ को वेरीफाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत करा सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट को ध्यान से नहीं देखा तो यहाँ पे v अपन आई इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू आर, इसका स्लोप v अपन आई होगा और इसका स्लोप आपका आई अपन v इक्वल टू tan थीटा 1 अपन आर। तो यहाँ पे आप इसमें देखें कि अगर ये स्लोप इस वाले फर्स्ट फिगर में जिस 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 कंडक्टर या जिस वायर का स्लोप अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे जिसका स्लोप कम होगा आई और वी में उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो दोनों में अंतर होगा। यहाँ पे जिसका स्लोप अधिक, फर्स्ट फिगर में आप देखें कि जिसका स्लोप अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। अगर यहाँ से एक ग्राफ और भी हम बना ले और इसका हम T1 ले लें T2, तो यहाँ पे T2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा और T1 का कम होगा। और यहाँ से अगर इस पर हम यहाँ पे बना दे T2 और ये T1, तो ये भी यहाँ पे स्लोप कम है तो इसका टेम्परेचर हाई और इसका टेम्परेचर जो होता है कम हो। तो अब रेजिस्टेंस की बात आती है तो T2 यहाँ पे ज्यादा होगा और T1 कम होगा। तो ये आपको देखना है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे इस वाले स्लोप का ज्यादा होगा और इसका कम होगा इस वाले फिगर में, और इस वाले में इसका रेजिस्टेंस 1 ये 2 है और 1 है, तो 2 लाइन का स्लोप जो होता है ज्यादा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये कंफ्यूज मत होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम दिखलाए हैं इन ग्राफों को, और उसी ग्राफ को हमको कंसेप्ट क्लियर करना था तो फिर हमने बनाया। और यहाँ पे स्लोप ऑफ विच ग्राफ विल बी मोर, रेजिस्टेंस विल बी मोर, यानी इसमें जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, और इसमें स्लोप ऑफ विच ग्राफ विल बी लेस, रेजिस्टेंस विल बी मोर, उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। यानी यहाँ पे कंसेप्ट हमने बता दिया, यहाँ का कंसेप्ट बता दिया। अब आते हैं हम एक फिगर लेते हैं तो आप देखें कि ये और ये दो बना दिया हमने, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका आई और वी का ग्राफ है तो इसका स्लोप कम है। यानी हम ये कहें RT2 ज्यादा होगा किससे, RT1 से। ये आपका कॉन्सेप्ट है, यानी यहां से हम ये लगा सकते हैं। अब आते हैं हम ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, यानी ओमिक कंडक्टर का मतलब हुआ कि जो कंडक्टर ओम के लॉ को ओबे करते हैं, पालन करते हैं, वो ओमिक कहलाते हैं, और जो कंडक्टर ओम के लॉ को पालन नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कहलाते हैं। बस इतनी सी डिफिनीशन है। तो पहले हम ओमिक ले लेते हैं। द कंडक्टर आर सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर आर सर्किट। यहाँ पे हमने कंडक्टर और सर्किट के लिए अलग अलग ना बताकर एक ही में बताया। अगर आपसे सर्किट पूछता है तो कंडक्टर को यहाँ से हटा दीजिए, सर्किट की बात लिख लीजिए। अगर आपसे सर्किट पूछता है तो अगर कंडक्टर पूछता है तो सर्किट हटाइए, कंडक्टर लिख दीजिए। बस यही करना है कि द कंडक्टर या सर्किट। अब सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट का मतलब क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड सर्किट। ऐसा पथ जो बंद हो उसको हम बोलेंगे कौन सा सर्किट, सर्किट कहेंगे, उसको सर्किट बोलेंगे।
मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं, ये हम लोग का सर्किट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाए जाते हैं। तो ये हमारा है द कंडक्टर आर सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। अब ओम्स लॉ ओबे का मतलब क्या हुआ कि अगर V और I में हम ग्राफ खींचे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाए, और इस पर V हो इस पर I हो, ये और स्ट्रेट लाइन मिल जाए और पास थ्रू ओरिजिन, वो स्ट्रेट लाइन को कहाँ से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहली फॉर ओमिक सर्किट आई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई ओमिक सर्किट या ओमिक कंडक्टर के। VI ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर आर सर्किट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास होगी। अब यहाँ पे आते हैं कि एग्जाम्पल से ए मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करेंट एंड द इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर ओमिक कंडक्टर। यानी देखें कि दो कंसेप्ट यहां से मिला हमारा। पहला चीज कि V और I का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, मेटल के बनाए जाते हैं, वो हर स्मॉल करंट के लिए, जब करंट हमारी हाई होगी तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, तब V और I के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। तो मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स को लगाएं तो वो आपका ओमिक करंट कंडक्टर होता है। तो इसको ग्राफ अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ग्राफ हमको इस तरह से मिलता है कि प्लस V है और प्लस I है तो स्ट्रेट लाइन। अगर हम वोल्टेज और करंट को रिवर्स कर दें तो भी हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी और वो ओरिजिन से ही पास होगी। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। अब ये पहला वाला फिगर है हमारा प्योर मेटल के लिए, और दूसरा है CS कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ Cu इलेक्ट्रोड्स। ये दो थे हमारे कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग कि नॉन ओमिक कंडक्टर देखते हैं। तो दो द कंडक्टर आर सर्किट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर आर सर्किट। तो जनरली मेटल्स और प्रैक्टिकल पर्पज के लिए सेमीकंडक्टर को भी लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी लिया जाता है, ओमिक ओमिक होते हैं और मेटल्स होते हैं। तो फिर मेटल भी हमारे होते हैं फॉर स्मॉल करंट के लिए। बहुत ज्यादा अगर हाई करंट होगी तो फिर उस कंडीशन में हमारा वेरिएशन यानी V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। अगर हम भी लार्ज करंट फ्लो करा देते हैं तो लार्ज करंट में कुछ देर तक तो रहेगा, फिर वेरिएशन इस तरह से होने लगेगा, तो ये टर्निंग आने लगेगी, वेरिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो द कंडक्टर आर सर्किट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। इसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। तो V और I में जो रिलेशनशिप होता है, ग्राफ होता है, वो नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर n के, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी n की वैल्यू एक से अधिक होगी, कम नहीं होगी, वो बराबर नहीं होते, एक से ज्यादा ही होना। तो ये हमारा हुआ दो प्रॉपर्टी हो कि जो रिलेशनशिप होगा V और I में वो लीनियर नहीं होगा। दूसरा I, पहले जो ओमिक थे उनके लिए I किसके समानुपाती है, V के, और जो नॉन ओमिक है उनके लिए I प्रोपोर्शनल है V पावर n के, n की वैल्यू 1 नहीं होगी। ये होगा हमारा। और थर्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस जो होता है नॉन ओमिक कंडक्टर का वो कांस्टेंट भी नहीं होता है। तो ये था। अब इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, लार्ज करंट, जब हम लार्ज करंट फ्लो कराएंगे तब मेटेलिक कंडक्टर तो ओमिक होते हैं, बट स्मॉल करंट के लिए होते हैं। जब बहुत अधिक करंट होगी तो मेटेलिक कंडक्टर जो हमारे होंगे वो नॉन ओमिक हो जाएंगे। दूसरा है टार्च बल्ब। टार्च का बल्ब होता है वो भी जो होता है नॉन ओमिक होता है। जंक्शन डायोड होते हैं वो भी हमारे नॉन ओमिक होते हैं। थर्मियानिक वाल्व होते हैं।
थर्मियोनिक वाल्व जो होते हैं पहले होते थे, उसमें काफी जैसे ट्रायोड होता था, डायोड होता था, पेंटोड होता था, लेकिन अब जो होता है कि उसको हटा दिया गया। पहले आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते तो बहुत बड़े बड़े होते थे। अब आजकल तो स्लिम सेट आ रहे हैं। टीवी को ही देख लीजिए, और टीवी पहले आता तो उसका पिछवाड़ा कितना बड़ा होता था, अब देखें कि एकदम फ्लैट आ रहे हैं टीवी हमारे। तो पिछवाड़ा का मतलब कुछ और मत समझिएगा। यहाँ से कि टार्च का बल्ब है, जंक्शन डायोड है, थर्मियोनिक वाल्व है, और ये जो होता है ट्रांजिस्टर है। तो ये सब के सब हमारे ये नॉन ओमिक होते हैं, नॉन सॉल्युबल इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट। अघुलनशील, और जो इलेक्ट्रोलाइट में अघुलनशील इलेक्ट्रोड जो हो, इलेक्ट्रोलाइट में जो घुल ना सके, वो भी वो हमारे होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं। अगर हम इनको ग्राफ से अगर समझें तो देखिए, ग्राफिकली एक और गैसेज भी होती है, वो नॉन ओमिक ही होती हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे हमारे पास जो दिखलाए हैं वो है टार्च के बल्ब के लिए। टार्च है, उसका बल्ब है, टार्च का बल्ब। तो टार्च के बल्ब के लिए ये ग्राफ है V और I और V में ग्राफ जो होता है आप देख रहे हैं, लीनियर नहीं है। दूसरा है हमारे पास ये जो होता है जंक्शन डायोड है। तो जंक्शन डायोड के लिए ये ग्राफ बनाया गया। तो जंक्शन डायोड है, हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि, पीएन जंक्शन, वो उसी से रिलेटेड है। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रो नॉन सॉल्युबल वाले हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में दिखलाया गया। और सभी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं नॉन ओमिक, कुछ होते हैं। तो नॉन सॉल्युबल इलेक्ट्रोड वाले जो थे उसका, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का है। और एक थर्मियोनिक का होता है, तापानिक, जिसको हम लोग बॉल बोलते थे, तो उसमें ये कंडीशन आता है। तो इसमें देखें कि पहली चीज तो ये हो गया, I और V के बीच ग्राफ जो होता है, वेरिएशन है वो V और I लें, चाहे I और V के बीच जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं होते हैं, तो ये नॉन ओमिक होते हैं। और ये हमारा थर्मियोनिक वाल्व का है। तो ये फोर्थ दिखलाए आपको ग्राफ से, ये सब के सब हमारे नॉन ओमिक सर्किट या नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल्स दे। अब पहली चीज तो नॉन ओमिक जब होते हैं तो ये जब नॉन लीनियर नहीं रहेगा तो V अपन I को जो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे, वो अब यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस। और डायनामिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कैसे, ये हमारा है डायनामिक रेजिस्टेंस। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, इस जगह पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पे I है और ये हमारा V है। तो जो ग्राफ होगा वो आप आए यहाँ पे, ए स्मॉल चेंज डेल्टा V इन द पोटेंशियल डिफरेंस across a part of non-ohmic circuit causes a change of delta I in the electrical current, then the ratio of delta V upon delta I is called the dynamic resistance of the part of the circuit। तो ये हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। यानी जब नॉन ओमिक सर्किट होता है तो हर जगह, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा, इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर आएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस हर जगह बदलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। और डायनामिक रेजिस्टेंस होता तो वही है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू स्मॉल चेंज इन करंट, ये हमारा कहलाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।